को बुलाते हैं हलीमा। जी बिल्कुल, हम अपने गेस्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं हम शादियों से रिलेटेड बहुत बात करते हैं, तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी शादी से रिलेटेड ही हैं। शादी से रिलेटेड बड़ी लेट आई हैं, बड़ी लेट आई हैं। हमायों की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, तब आई है। लेकिन हो सकता है किसी और का भला हो जाए, हो सकता है मेरा दोबारा भला हो जाए। 24-25 साल से इस वक्त, अल्लाह माफ़ करे तो ऐसी बातें ना करो, 24-25 साल हो गए हैं उनको पिंडी इस्लामाबाद में काम करते हुए, और बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो उन्होंने अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बाद जो है यहाँ पे कराए हैं। बेशक अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम लोगों को जोड़ों में पैदा किया है, लेकिन उस जोड़े को ढूंढना ये एक बहुत बड़ा काम होता है। आपके लिए एक सही मैच तलाश करना जिसमें आपकी पसंदीदगी हो, आपके घर वालों की पसंदीदगी हो, और सब चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के मुताबिक हों, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इनके नंबर्स भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। ये जो है वो मैरिज कंसल्टेंट हैं और रिश्ते कराती हैं। इनके नंबर्स हमारी स्क्रीन पे भी चलेंगे, हम शेयर भी करेंगे, ताकि अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसी बच्ची या ऐसा बच्चा मौजूद है जिसकी शादी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इनके जो चीज़ें हैं जो ये कहती हैं कि मुझे बताएं ज़रूर, उसमें सबसे पहले आपकी फ़ैमिली होती है कि किस किस्म की फ़ैमिली आप चाह रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की एक इंसान के साथ शादी नहीं होनी होती, ये दो ख़ानदानों का जो है वो मिलाप होता है। और हमारे साथ जी मौजूद हैं मिसेस ख्वाजा, मैरिज कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ख्वाजा, अ वेरी वार्म वेलकम। और I'm really excited that you're here today. अस्सलाम वालेकुम, very good morning. कैसी हैं आप? प्लीज आइए बैठिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दूं। हम बचपन में एक शो देखा करते थे, उसमें आती थी कॉकअप। अच्छा। आपकी बड़ी वाइब आती है कॉकअप से, नहीं? कॉकअप ख्वाजा? हाँ। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट सेम ये बात जो है वो ज़ैनब ने कही है कि ये उनकी कहीं बहन या कुछ इस तरह से तो नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली उनकी वाइब जो है वो ख्वाजा की फिर कुछ टच लुक आ जाती है। क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ भी है कॉकअप। हाँ, कॉकअप तो बहुत ज्यादा। बचपन में बहुत शौक से उनके प्रोग्राम्स देखती थी जब वो कुकिंग करती थी, तो इनको देखते साथ मुझे पहले फील हुआ कि अच्छा, आप मुझे बता रही थी ना कि कौन आ रहा है क्या, तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है हलीमा को गलत लगा कि कॉकअप ही जब आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाया लाइव भी देखा हुआ है। वो मेरी नानों की बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो आप बहुत मिलती हैं उनसे। शी वाज द लेजेंड, शी वाज द लेजेंड। ख्वाजा, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहिबा, आप हमारे पास आई। सबसे पहले एक मुझे आपसे पता नहीं मैं रिलेटेबल बात कर रहा हूँ कि नहीं, हम सॉरी की बात तो करेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ PhD के लिए, ठीक है? तो मेरा हो नहीं रहा, तो ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ मैं? अप्लाई किया तो हो सकता है, अपने बल पे जाएं तो बहुत अच्छी बात है। किसी को मैं वही आपका वही जवाब देने लगी हूँ, किसी को कन्वीनियंस बना के ना जाए तो ना जाए। वेरी गुड आंसर, कोई तरीका। आप अगर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जॉब कर रहे हैं या आपकी एजुकेशन है या कुछ भी कर रहे हैं, देन आपको वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट ऐसे ही नहीं कि वहाँ की कोई सिटीजन हो, वो जी आए आके ले जाए। अक्सर कॉल्स आती है, हमारे बच्चे को बाहर जाने का शौक है, तो मैं कहती हूँ उसके लिए ब्लू एरिया में ऑफिस है, कोई 20-25-30 लाख लगेंगे तो आपका शौक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ ये है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। मुझे वैसे तो मिसेस ख्वाजा जो है वो कहना चाहिए, लेकिन आई जस्ट डोंट नो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको आपा बुलाऊं, तो हम दोनों के आपको आपा बुला सकते हैं। वेलकम, श्योर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आपा, हम सॉरी के हवाले से बात कर रहे हैं, और सॉरी के बारे में जो है ना, हमें ये लगता है कि बाज़ औक़ात लोग हैबिचुअल हो जाते हैं गलतियाँ कर करके, और शायद जानबूझ के भी करते हैं और फिर सॉरी कह देते हैं। जी। लेकिन बाज़ औक़ात आपसे वाकई ही लाशऊरी तौर पे किसी का दिल दुख जाता है, कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो उसमें सॉरी कहने में कोई कबाहत जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती की है और आप समझते हैं कि मुझसे गलती हुई है, सॉरी और एक्सक्यूज़ मी, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं कि मतलब आप अपने कुछ भी हो जाए, अगर आप एक दफ़ा किसी को भी सॉरी करके हल्का सा हक कर लेना, आपकी सारी गलतियाँ, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपके पेरेंट्स से आप सॉरी कर सकते हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ हो जाए, आपके बहन भाइयों में कुछ हो जाए, जस्ट एक सॉरी एंड एक हक। आपा, अपने शौहर का बताएं, आप गलतियाँ होती होंगी, जाहिर बात है, मिजाज किसका ज़्यादा सख्त होगा ये तो मैं एनालिसिस नहीं, मुझे लगता है आपा आप थोड़ी सी होंगी। नहीं, मैं बड़ी सॉफ्ट, मैं बड़ी डाउन टू अर्थ, मैं बड़ी हम्बल हूँ। वो सख्त, वो जैसे मर्द होते हैं वैसे ही वो मर्द है, बिल्कुल पाकिस्तानी मर्द है, ठीक है? तो सॉरी पहले कौन करता है?
सॉरी कोई नहीं करते, चुप करके दोनों ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी तरीका है। साइलेंट वॉर होती है, मतलब वो जो होती है ना वो ये मुझे समझ आ गई है, मतलब साइलेंट वॉर, खामोशी, बस फिर आराम से। आपा ये अब नई शादी हुई है, मैंने साइलेंट वॉर एक भुगत ली है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते रहते हैं, कई बज जाएगा, देखते रहिए। और भी अभी चीजें आएंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें जनाब आया है एक ख़त, और ख़त का एहसास और उसकी खुशी आज भी वैसी ही है जैसे पहले होती है कि आप देखते हैं इसके अंदर क्या है। ख़त किसकी जानिब से है ये तो मैं आपको बताऊंगा, पहले ख़त सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकीन प्रोग्राम एक और सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब ख़वातीन व हज़रात अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अर्ज़ है कि आप सब के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा पेश कर रही हूँ जो आपकी खुशियों को दो चंद कर देगा। उम्मीद है शर्फ़ कबूलियत अता करेंगे। तफसील दर्ज झैल है। सबसे पहली चीज़ क्या है जनाब जिसके लिए ये ख़त लिखा गया है या ये केक और मिठाई पहुंची है? शादी खानाबादी, अरकीन, सालगिरह, बच्चों की सालगिरह, शादी की सालगिरह, आपकी बज़्म में मेरी शमूलियत के 3 साल। अंदाज़ा हो रहा है कौन है वो खुशियाँ जिनका मुझे इल्म नहीं। आप सब मुँह मीठा कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, आमीन। और तरक्की की मनाजिल तय करते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ गो और तालिब दुआ तलत आंटी 31 दिसंबर 2025 ख़त्म होने से पहले आपने हमें भेजा भोजा, और हमारे साथ हमारी प्यारी कॉल पे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? तीनों बच्चे हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? ज़ैनब आप भी यहाँ आ जाए, हम केक करते हैं। ओके ठीक है, मैं आ जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। हम पहले तलत आंटी हम आपके साथ केक काटते हैं, फिर आप साथ साथ रहिए हमारे कॉल पे ही, और गुफ्तगू भी साथ साथ आपसे करते हैं। आप फिर रिपीट में देखिएगा। आप भी आ जाए। आप आ जाए। हाँ, इसलिए कि बेटा मेरा फोन जो है ना ये दूसरे कमरे में है ना, तो वहाँ तक मेरी लाइन ये जाती नहीं है। मैं सिर्फ समात क्यों में रहूंगी मैं। ठीक है, ठीक है चले। बहुत शुक्रिया तलत आंटी आपका, आपके प्यार का, आपके खलूस का। तलत आंटी जब ये सफ़र शुरू किया था तब ये सफ़र से हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लोग इतना पसंद करेंगे, और ख़ास तौर पे आप इतनी इस प्रोग्राम के एक अहम हिस्सा है। जब भी आपकी कॉल आती है आज तक वो जो टांगे कांपती हैं वो ज़रूर कांपती हैं कि शायद कोई गलती होगी और वो जिक्र होगा लेकिन बड़ा इनडायरेक्ट होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वो आज भी एहसास होता है। आपका बेहद शुक्रिया इस प्यार के लिए। और भाई हलीमा तुम्हारे क्या तासुरात हैं? मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है, और हर चीज़ को जिस तरह से आपने ख़त में मेंशन किया है कि वो सारी खुशियाँ जो हम लोगों के लिए बहुत अहम हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, उनको का आपने एक एक अलग अलग लिखा कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए ये केक और ये मिठाई है, तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ किया है तब दूसरे लोग भी जो है वो आपकी खुशियों में इस तरह शरीक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि वो भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा है। वो एक लफ्ज़ है ना, एक सॉरी और एक थैंक यू, ये कितना किसी की जिंदगी में असर कर सकता है। हमें थैंक यू से अंदाजा हो। ये कनेक्शन हुआ इसके साथ। यस एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ आप हमेशा वाइब्रेट करते हो। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। और ज़ैनब तुम्हारे जो बोलने का अंदाज है बड़ा खूबसूरत है, इतना असर अंगेज है। मतलब कहने का ये कि बड़े अच्छे अल्फाज का आप इस्तेमाल करती, अगरचे आप उस सीट पर नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आप उसका हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया केक भेजने का और मिठाई भेजने का, और ये फील करवाने का कि आप हमारे साथ हैं, रोज हमें देखती हैं, हमें पसंद करती हैं, हमारे जज्बा जो है वो बुलंद करती हैं। मेहमान को मेरा बहुत सलाम कहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, अब मुझे ये इन बच्चों की एक बात बहुत अच्छी लगी, आपको मैं बताऊं
ये बड़े मुअद्दब बच्चे हैं। आज इन्होंने जब आपसे कहा, यानी आपको अपने जो नाम है उससे नहीं बुलाया, बल्कि वो रिस्पेक्ट दी कि वो आपको आपा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जी जी, ये इसके अंदर एक बड़ी अपनायत महसूस होती है। और अच्छा, हमारा ताल्लुक जिस तरह से रहा है ना, हमारा इतना बच्चों से कनेक्शन रहा है ना कि वो जब ये बच्चे अच्छी बातें करते हैं ना, और वाकई ये जो दोनों है, ये ज़ैनब बाद में आई हैं और इससे पहले भी एक साहबजादे और हुआ करते थे, तो इन लोगों का बोलने का, हाँ नजमुल साकिब, इतना अच्छा अंदाज इन लोगों का बोलने का था कि ये रिस्पेक्ट देने वाली बात। बहुत शुक्रिया, और अच्छी बात है बेटा। चलिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हो रही है, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुबारक करे, आपके पूरे अमले को और पूरे आपके एक और सुबह के जो है जितने लोग हैं। अच्छा, हमारे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है कि इसका शुक्रिया किस तरह अदा किया जाए, बस बहुत शुक्रिया तलत आंटी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ये एक केक, एक मिठाई, ये एडिशन, इतना बड़ा एडिशन होता है, ये इतनी बड़ी खुशी है। शायद इसकी कीमत आप लोगों के लिए कुछ चंद रुपए हो, कुछ चंद हज़ार हो, लेकिन हमारे लिए ये लाखों करोड़ों से बहुत ज़्यादा है। और हम हमेशा याद रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं और हलीमा और ज़ैनब इस तरह के कि आज इंशाल्लाह घर जाके हम सबको सड़ाएंगे। मुझे पता है हमारे साथ क्या हुआ, पता नहीं यार, इतना माशाल्लाह लोग अच्छे, हम करेंगे ये जरूर। आइए प्लीज बैठिए, थैंक यू। आप इसको ले जाइए और सर्व कीजिएगा, और आप ले जाएं बल्कि ताकि सबको सर्व भी हो जाए। थैंक यू ज़ैनब फॉर कमिंग। हलीमा, बिकॉज वक्त का तकाजा यही है कि आई हैव टू लीव। मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग जो है वो अचानक से आ गई है, एंड आई थिंक दिस इज द सैडेस्ट फेयरवेल एवर। मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज आपा के साथ मुझे लगता है आज बहुत ब्लास्ट वाला शो होना था, हम बहुत हंसी मजाक करते, बट क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई हैव टू रश, मुझे निकलना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है हम ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और हमें पता है कि आप होते तो ये शो एक डिफरेंट तरह का होता, उस तरह का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह करे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो हो जाए। आप लोगों से मैं तरफ से यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, मैं आऊँगा इंशाल्लाह कल, ये नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आई हैव to attend a meeting, and thank you for my team for giving me this opportunity, because मेरी एक बहुत important governmental meeting है जो मैंने attend करनी है, so मुझे निकलना होगा। बिल्कुल थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जितने भी हवालों से हम बात करें, हम जब भी शादी के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि पहले से गाइडेंस नहीं दी जाती, ना लड़के को ना लड़की को और ना ही फैमिलीज़ को, कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। आपकी मैंने देखी हैं यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से। आप वैसे भी काउंसलिंग करती हैं जो भी इंसान आपके लिए, आपके पास रिश्ते के लिए आता है कि बेटे ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताया। ऐसा है कि मोस्टली मुझसे लोग काउंसलिंग सेशन लेते हैं, समटाइम कपल्स आते हैं, समटाइम पेरेंट्स आते हैं कि हमारी बेटी हमारी बात नहीं समझ रही या उसे नहीं समझ आ रही, आप उसे समझाएं। या समटाइम होता है बेटे को लेके आते हैं कि आप उसे समझाएं, उसे आप गाइड करें, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीज़ अटकी हुई है। तो डेफिनेटली वो आते हैं, मुझसे काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं। और जहाँ तक बात है, हमारे माशरे में बच्चियों या बच्चों को ये बिल्कुल नहीं समझाया जाता कि शादी के बाद आपने कैसे चलना है। वो शादी को समझते हैं कि बस जी शादी होगी, कपड़े होंगे, हॉल होगा, वेन्यू होगा, बरी होगी, जहेज़ होगी, हनीमून होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है वही सक्सेसफुल रहता है। और ये पेरेंट्स का काम होता है लड़के को भी समझाना, लड़कियों को भी समझाना। हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में सिर्फ लड़कियों पे ज़ोर होता है, लड़कियों को समझाया जाता है तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ऐसे चलना है, जबकि लड़कों को खुली छूट दी होती है। उन्हें बिल्कुल नहीं समझाया जाता कि आपने शादी के बाद एक लड़की अपना घर पर छोड़ के आ रही है, सब कुछ आपके घर आ रही है, आपने उसके लिए क्या क्या करना है, आपने उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, आपने उसको क्या क्या माहौल देना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और वो कॉलर भी ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा शऊर है, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जिन्होंने ये बात आके हमारे प्लेटफॉर्म पे कहनी शुरू की कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मैंने उसको ये समझाना शुरू किया जो बातें आप कर रही हैं, तो उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? और
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी टीवी लगाया है, पहले तो मेरे जरा पैल्पिटेशंस हो रही हैं। हुमायूं कहाँ चला गया? जो हुमायूं नहीं, हुमायूं जो है वो उनके ऑफिस में एक ऑफिशियल मीटिंग आ गई थी और बहुत ज़रूरी, जिसके अंदर उनका होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उनकी जो उनको अभी एक्टिंग में भी कुछ ओहदे जो हैं वो मिले हुए हैं, क्योंकि उनके बॉसेस जो हैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो उनका उस मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उनको जाना पड़ा। जी जी, आई थॉट वो शो से चला गया। नहीं, नहीं, शो से नहीं, हम उनको जाने देते फिलहाल तो। इंशाल्लाह बिल्कुल। आमना जी क्या समझती हैं, आज हमारे पास जो है वो वैसे तो मिसेस ख्वाजा है, मैं उनको आपा, मैं और हुमायूं और ज़ैनब उनको आपा बुला रहे हैं, लेकिन वो एक तो मैरिज कंसल्टेंट भी है, रिश्ते कराती हैं, लेकिन काउंसलिंग भी करती हैं कि ये इस रिश्ते को जो आप करना चाहते हैं उसको कैसे निभाना है। आप क्या समझती हैं इस हवाले से? अभी जो बात कर रही थी बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रही थी, और बल्कि कल ही फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट लगाई है कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए हाई स्कूल लेवल या कॉलेज में कि शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों ने घर को कैसे लेके चलना है। इट इज द नीड ऑफ द टाइम के करिकुलम में शामिल कर दें इसको प्लीज, क्योंकि जितनी ज्यादा अब डिवोर्सेस हो रही हैं, जितना ज्यादा अब अच्छा ये नहीं वो ये नहीं, जितने झगड़े अब होने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि पूरे माशरे का जो बुनियाद है वो तो है ही मियाँ बीवी का घर, मतलब घर से तो शुरू होती है बुनियाद, और वही बुनियाद अब इतनी कमजोर हो गई है, उसके ऊपर जॉब आ गई है, पैसा आ गया है, अपनी शख्सियत आ गई है, तो ये तो करिकुलम में। और आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि हमारे यहाँ लड़कियों को सब, जब तुम पराए घर जाओगी, मतलब होश संभालती है, तुमने पराए घर जाके ये करना है, तुम मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि अभी ये घर आपका नहीं है, आपने किसी और घर चले जाना है। लड़कों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिम्मेदारी तो लड़के की ज्यादा होने वाली है। वो एक बच्ची को अपने घर लेकर आ रहा है, एक किसी और की बच्ची को, तो उसे अपने घर में भी बैलेंस रखना है। और जैसे आपने कहा, मैं आपके शो पे कितनी दफा ये बात कह चुकी हूँ, हैप्पी लाइफ के लिए हैप्पी वाइफ इज सो वेरी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पे एक मतलब मैं बात वो शेयर करूंगी कि एक दिन बेटा मैंने कॉल की तो वो पराठा बना रहा था, तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, माशा कहता मामा वो मतलब तबीयत ठीक नहीं है ना, आप समझे ना, वो वाले जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए। तो ये माओ का काम है, इसमें कोई शर्म नहीं है। माओ का काम है टू टेल देयर सन्स कि बेटा यू हैव टू बी, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग देम हैप्पीनेस। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है आमना जी, एक एक लफ्ज़ जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इतनी अच्छी इंपुट देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपा से मजीद बातें करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग देखते हैं कि हमारे सर्कल्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी के लिए बड़ा इंतज़ार किया जा रहा होता है कि शादी होगी, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, फिर शादी के लिए रिश्ता जब हो जाता है तो उसके बाद के लवाजमात और वो सारे प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद भी मसले मसाइल जो है वो जारी रहते हैं, और वही लड़कियाँ जो हैं फिर वो अपने घर में बेचारियाँ खुश नहीं होती, फिर वो अपने पेरेंट्स को आके अपने दिल का हाल उनसे करती हैं। आपने जो बात की कि लड़कियों को तो हम बड़ा समझाते हैं, लड़कों को हम नहीं समझाते। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लड़के की शादी के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। एक तो वो उन्हीं के घर में रह रहा होता है, तो फिर जाहिर है उन्हीं की बात माननी भी पड़ती है पेरेंट्स की। फिर बहुत सारे मामलात में हमारे यहाँ बच्चे लड़के जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते, तो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं या उस, तो वो भी एक फैक्टर होता है। किस तरह से एक लड़के को जो है वो शादी से पहले समझाना चाहिए कि बेटे अब आपकी शादी होने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी में जो आएगी उसके भी मामलात को आपने लेके चलना है। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, लड़के की शादी आप उस वक्त करें जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, स्टेबल हो, यानी कि अपनी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्टेबल हो तो आप लड़के की शादी करें। अगर वो एजुकेशन अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई या उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप ऐसे लड़के की शादी मत करें, क्योंकि जो लड़की आएगी वो डेफिनेटली अपने हस्बैंड से डिमांड करेगी कि मेरी ये ज़रूरियात है या मुझे ये चाहिए। वो अपने ससुराल वालों से तो नहीं मांग सकती, ना अपने पेरेंट्स से मांगेगी। इसलिए लड़के का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए।
फिर ऐसे बच्चे जो नहीं होते, ज़ाहिर है वो पेरेंट्स के दबाव में रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, इससे इनके अपने जो है ये ज़िंदगी जो शादीशुदा वो ख़राब होती है। नहीं, लेकिन आपा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अभी तो पाकिस्तान के हालात भी इकोनॉमी के ऐसे हैं, ये तो जब तक स्टेबल होगा इसकी उम्र निकल जाएगी, तो अभी हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, फिर आगे जा के ज़ाहिर है अल्लाह ताला जो है वो बरकत भी डाल देता है, एक नए रिश्ते की बरकत भी होती है। हाँ, देखिए ऐसा है कि लड़की के लिए बेस्ट जो एज है ना अर्ली 20s की है, लड़के के लिए लेट 20s की एज है। 26-27 में लड़का अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका होता है। अगर 27-28-9 तक भी लड़का सेटल नहीं होता, ज़ाहिर है उसका वो कैरियर फ्यूचर तो नहीं आता कि जो एक मैच्योर बंदे का 40 या 45 तक होता है, लेकिन इतना स्टेबल हो जाता है कि अपनी फैमिली को चला सके। तो अगर वो इस एज तक अभी सेटल नहीं हुआ तो आगे भी फिर नहीं होगा। अच्छा आप क्या समझती हैं कि लड़कियों की जो डिमांड्स हैं वो भी क्या अपने मियाँओं से, शौहरों से अनरियलिस्टिक होती जा रही हैं? इसकी वजह से भी शादी में इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जब आती हैं तो उनको होता है कि अगले ही दिन हमें वही स्टैंडर्ड चाहिए जो हमारे फादर जो हैं वो 60 इयर्स की एज में दे रहे हैं, तो हमें वही लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी फसाद की वजह ये होती है कि लड़की जिस माहौल से आती है उसका बाप ज़ाहिर है अगर वो इस एज में आके इतना सेटल, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लड़का एक यंग है 26 साल 30 साल तक का लड़का है तो उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फाइनेंस का इशू होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़कियों की डिमांड्स हैं, मतलब लड़कियाँ आजकल आपको पता है हर कोई ब्रांडेड चीज़ें चाहिए उन्हें है, मेरी दोस्त के पास वो है, हनीमून पे हमने वहाँ जाना है, या ये आउटिंग या वो आउटिंग या इस तरह का चाहिए, लड़कियों की डिमांड्स होती हैं। तो ज़ाहिर है वो पूरी नहीं होती, अगर नाजायज़ है तो वो उन्हें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली करती हैं, जिसकी वजह से मसले होते हैं। लेकिन आपा देखें आपके ऊपर ना दोहरी जिम्मेदारी है, जब रिश्ता आप करा रहे लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी, और एट टाइम जब रिश्ता जब सही हो जाता है ना तो लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने क्या जोड़ी बनाई है, अल्लाह मियाँ ने क्या है, लेकिन जब गलत हो जाता है ना तो वो किसी ना किसी को ढूंढते हैं ब्लेम करने के लिए कि आपने हमें सही लड़का या लड़की नहीं दिखाया और ये मसला हो गया। इसकी मैं आपको क्लियर बात कर दूँ, एक्चुअली हमारा काम होता है सिर्फ हमारे, बल्कि वो डिटेल फॉर्म पे भी लिखा होता है, हमारा काम फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, बाकी वेरिफिकेशन मिलना, देखिए हम तो किसी से एक दफ़ा मिलते हैं, लड़की वाली फैमिली है एक दफ़ा मिले, लड़के वाले है या फिर फ़ोन पे रब्ता हो गया, जबकि कहीं रिश्ता फाइनल हो रहा होता है तो उनके काफ़ी विजिट्स एक दूसरे की तरफ होते हैं, वो लोग बाहर भी मिलते हैं, घर में भी मिलते हैं, ऑफ एंड ऑन मिलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा एक दूसरे को जज कर सकते हैं। लेकिन अव्वल तो बहुत कम इस तरह हुआ है कि मेरे थ्रू हुई शादी कोई ब्रेक हुई है, ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल इस बात पे ब्लेम नहीं किया, उन्होंने खुद कहा कि हमारी अपनी जजमेंट गलत थी, आपने तो काफ़ी बड़े अच्छे दिखाए लेकिन हमारी किस्मत यही थी, और वो दोबारा भी फिर मेरे पास ही आते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी दोबारा मेरे पास आते हैं कि इसमें आपका तो नहीं था, आपने तो हमें अपने तौर पे अच्छा बताया, बाकी हमारी अपनी लक, अपनी किस्मत थी, या लड़का ऐसा निकल आया या लड़की ऐसे निकल आई। अच्छा आप अब एक बहुत इशू होने लग गया जब से सोशल मीडिया आया, लोगों ने खुद भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बना लिए हैं कि 4-5 लोग इकट्ठे हुए उन्होंने बना लिया, और उसके फिर नताइज जो हैं वो बड़े ख़राब भी हो जाते हैं, बड़े मसले भी हो जाते हैं। तो आपका तो काम इतना पुराने इस हवाले से मैं पूछूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि सोशल मीडिया के जहाँ पे बड़े अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ फ्लॉज भी हैं। उनमें से एक फ्लॉ जो है वो ये है कि आप लोग जो है वो कुछ मिल के फेसबुक पे ही अपना ग्रुप बना लेते हैं कि जी हम शादियाँ कराएंगे तमाम तर लोग मिल के, और फिर उनके दरमियान में कुछ ऐसे मसले मसाइल भी हो जाते हैं, लोग चीज़ें छुपाते भी हैं। आपको तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, कभी ऐसा लगा है आपको कि ये बंदा जो मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है ये सही नहीं है, ये कुछ बिहाइंड द स्टोरी कुछ और ही? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए इतने साल माशाल्लाह हो गए मुझे करते हुए, किसी की एक हेलो करने से ही मुझे पता चल जाता है ये ठीक है या नहीं, मुझे आगे से बात चलानी है कि नहीं चलानी। वो 2 बातें करते हैं, मुझे समझ आती हैं ये फेक है या गलत है, मैं फ़ोन फ़ौरन बंद कर देती हूँ, मतलब मैं फिर उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अच्छा। जो ठीक होता है आपको एकदम पता चल जाता है ये अपनी डिटेल ठीक बता रहे हैं, अपनी फैमिली की डिटेल ठीक बता रहे हैं, उनको आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा आप इस फील्ड के अंदर ना आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बड़ी मैटर करती है।
होती है कि आपने कभी किसी के साथ एक दफ़ा अच्छी डीलिंग कर ली तो वो अपने पूरे ख़ानदान में बताएगा कि वो फलानी जो है ना, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया है, बड़े अच्छे रिश्ते दिखाए, उनके पास बड़े रिश्ते मौजूद है। ज़ाहिर है शादियाँ तो सभी ने करनी है ना, कोई भी ऐसा बंदा तो नहीं है जो कहने मैंने शादी जिंदगी में करनी है। हमारे पास 90% लोग आते हैं रेफरेंस से, जिनकी फैमिली में हुए हैं या जिनके कोई फ्रेंड्स हैं या उनके ख़ानदान में होते हैं, वो लोग आते हैं या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। जैसे एक घर में हमारे माशाल्लाह 3 तक सक्सेसफुल केसेस हैं, एक ही घर में 3 बच्चों की हुई है माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह हमारे पास आते हैं। और जिन लोगों की हमने 20-22 साल पहले शादियां कराई थी, बल्कि 23-24 साल पहले, वो अपने बच्चों के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे बच्चे 21-22 साल यूनिवर्सिटी फाइनल में हो गए, तो अब अपने बच्चों के लिए उनके लिए ढूंढना शुरू करें। अच्छा, आप अप्रॉक्सीमेटली आपके पास अगर कोई रिश्ता आए तो आप कितना टाइम करती हैं कि जी इतना टाइम तो लगेगा एक अच्छा रिश्ता आपके लिए, एक अच्छा मैच आपके लिए ढूंढने के लिए? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े जल्दी का शिकार होते हैं कि जी बस जल्दी जल्दी हमारे लिए ना कोई अच्छा सा रिश्ता। मैं एक बात कहूँ, जल्दी तो हर किसी को होती है। हर कोई कहता है कि आज हम आए हैं, वो घर पहुंच के कॉल करते हैं, हाँ जी कोई आया। हाँ। मतलब कुछ लोग इतनी जल्दी में होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक प्रपोजल जब मेरे पास भी आता है, मुझे हर चीज़ ठीक लग रही होती है, लड़की भी यंग है, लड़का भी यंग है, एजुकेशन है, फैमिली है, बैकग्राउंड है, बट इवन देन बाज़ औक़ात उस पर टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात एक एबनॉर्मल और इतना मुश्किल केस भी आता है, वो यकीन करें हफ्ते और महीने में हो जाता है। यू नेवर नो, आप कुछ नहीं कह सकते चीज़ के हवाले से, इस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते इस केस पे कितना टाइम लगेगा। मुझे वो लग रहा होता है कि शायद बहुत ईजी है, तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, बड़ा आसान है, बट वही इत्तेफाक से डिले कर जाता है। अच्छा, आप कुछ लोग ऐसी डिमांड्स के साथ आते हैं जो आप कहती हैं कि ये किस किस्म की डिमांड है? कुछ लोगों के बड़े ना वो बनाए हुए होते हैं, उन्होंने अपनी तस्वुराती दुनिया में ऐसा होना चाहिए, ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप कहती हैं उनको कि ये डिमांड्स नहीं पूरी हो सकती? आजकल शादियां और रिश्ते डिले होने का रीज़न भी ये है, लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी AI जनरेटेड अपने वो इमेजेस बनाए हुए हैं, उसमें ये चीज़ भी हो, ये भी हो, जब तक वो उसकी कंप्लीट चीज़ें ना हो वो हाँ नहीं करते। जबकि पेरेंट्स का ऐसे होता है कि वो पेरेंट्स बच्चों के हाथ छोड़ देते हैं कि हमने देख लिया, फैमिली को देख लिया, हमें पसंद है, सब कुछ ठीक है, अब बच्चे आपस में बात कर लें, अगर बच्चों ने ओके कर दिया तो हम इसको आगे चलाएंगे। ठीक है। तो उसमें ये है कि समटाइम्स तो बच्चे बातचीत आपस में करके ओके कर देते हैं, बस वक्त बच्चे कह देते हैं हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, जैसे मेरे पास काफ़ी एज के जो पेरेंट्स आते हैं, मतलब जिनकी 25-30 साल पहले शादियाँ हुई थी, अपने बच्चों के लिए अब आ रहे हैं, आप यकीन करें उस कपल में कोई कंपेटिबिलिटी नज़र नहीं आती। बंदे की हाइट 6 फीट है, खातून की 5 फीट है, बंदे की एजुकेशन PhD और बाहर का पढ़ा हुआ है, और ख़ातून ने जस्ट एक मैट्रिक किया हुआ है, और उनकी फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली शादियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ को शादी के वक्त देखा है, और उन्होंने इतनी सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है, इतनी अच्छी लाइफ गुजारी है, इतना अच्छा बच्चों को रेज़ किया है, बच्चों को एजुकेशन इतनी दी है। ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रही कि कोई कंपेटिबिलिटी, लेकिन ये है कि वो एक ज़माना था कि एक लड़की है और एक लड़का है तो शादी होनी है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब तो एक लड़की भी है, लड़का है, दोनों तरफ तराजू है, इधर ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, उधर वो चीज़ इतनी होनी चाहिए। ठीक कह रही है, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है कि सब तराजू लेके जो है ना वो बैठे हुए हैं। सिमाम की कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सिमाम? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हलीमा एंड ज़ैनब बोथ आर लुकिंग वाओ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर लुकिंग चार्मिंग इन बेबी पिंक कलर, माय फेवरेट। थैंक यू सो मच सिमा। जी अल्लाह ताला आपको सलाम की दे। और आपा से आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मैं बड़े तवज्जो से सुन रही हूँ कि आज की जो भी गुफ्तगू है उसका कंक्लूजन ये है कि जो मैरिज है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। तो एज वेल हमें लड़कों को भी जो है गाइडेंस देनी चाहिए कि आपको इस जिम्मेदारी को हर तरीके से पूरा करना है, चाहे वो अपनी वाइफ जो है उसको आप घर में उसके साथ जो है कोऑपरेट करें, या मतलब बाहर का काम तो अमूमन मर्द करते ही करते हैं और आजकल लड़कियां भी कर रही हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ ये शुरू से लड़कों को कह दिया जाता है, अच्छा तुम्हारी बीवी आएगी तो फिर देखेंगे, फिर तो तुम, मतलब उनको पहले से ही ये इकदाम एक गलत दे दिया जाता है। अगर वो हेल्प आउट कर रहा है अपनी मिसेस को घर के किसी काम में, किचन के किसी काम में, जिस तरह आमना जी की भी कॉल आई थी,
तो ये बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं कि दोनों तरफ ही आपको मिलजुल के चलने की उनको दर्ज देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। आपा ने भी जो बात कही ना कि लड़कियों की ट्रेनिंग हम बचपन से करते हैं, लड़कों की ट्रेनिंग हम नहीं करते, और हम कहते हैं बस इनकी जो हो रही है बस वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। बड़े मज़े के जो है वो मर्दों के हवाले से सवालात मैं पूछने लगी हूँ। अब आपा से मर्द जो हैं वो ज़रा अपनी कुर्सियाँ थाम ले। मर्दों के बारे में ज़्यादातर बात इसलिए हो रही है बिकॉज औरतों के बारे में तो हम करते रहते हैं, लड़कियों के बारे में हम करते रहते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, क्योंकि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे से इम्तियाज़ ने जो बात कही है ना वो मैं दोहराना भी नहीं चाहती, बदतमीज़ इंसान, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब लड़कियों की जो है ना हम तरबियत ही इस तरह से करते हैं कि बेटे आपने अगले घर जाना है, आपको तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, बनाने का, सुधारने का चीज़ों को। लेकिन लड़कों को जो है वो हम उस तरह की नहीं देते तरकीब। आपा लड़कों में ना आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना वो एंगर इश्यूज़ का है। बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम देखते थे कि हमारे पेरेंट्स में भी इस तरह से होता था कि मर्दों को गुस्सा आता था, लेकिन मैंने तो अपने फादर को जब देखा तो साल में एक दफ़ा कोई ऐसा गुस्सा उनको आता था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा, वरना मैंने कभी उनको ज़रा सी बात पे गुस्सा करते हुए या ज़रा सी बात पे आपे से बाहर हो जाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, एक आधा दिन हम कहते थे कि जी आज बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है या आज कुछ ऐसा हुआ है, और हमारी मदर जो है वो भी हमें हमेशा समझाती थी कि बेटे ज़रूरी नहीं है घर की कोई बात हो सकता है कि इतना बाहर का प्रेशर हो के वो आज ऐसे बिहेव करे, लेकिन वो शाज़ो नादिर ही कभी वो दिन आता था। आजकल हम देखते हैं लड़के इतना गुस्से में आपे से बाहर हो रहे हैं, मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं, फिर जब ठंडे होते हैं तो ला के तोहफे तहाइफ, वो तोहफे तहाइफ तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना जो आपने सब कुछ किया है। तो ये एंगर इशूज़ क्यों हैं इतने ज़्यादा? ऐसे है कि जो बच्चों को देखें, माँ बाप को अपने बच्चों का पहले दिन से पता होता है, उनकी तमाम अच्छाइयाँ, तमाम बुराइयाँ, जो उनमें कमी है या जो उनकी गलतियाँ हैं, पेरेंट्स को सब पता होता है। बच्चों में जैसे एंगर इशू है और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बच्चों में, या कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई और फिज़िकली प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि जी हम इसकी शादी करेंगे ठीक हो जाएगा। उन्होंने हर चीज़ का हल समझा हुआ है, शादी होगी ठीक हो जाएगा। भाई दूसरों की लड़की ब्याह के आपके घर आ रही है, वो डॉक्टर नहीं आ रही कि आपके बेटे का इलाज करे। आपके बेटे के इलाज के लिए लड़की नहीं आ रही है, लड़के का पहले इलाज वो आपने खुद कराना है पहले। आप पहले उसे नॉर्मल करें, बिल्कुल ठीक हो। और ये बच्चे के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं, और जो आप लड़की लेके आ रहे हैं उसके साथ उसे भी बड़ी ज्यादती है। जब तक आपका बेटा इस चीज़ से नहीं निकलता या नॉर्मल नहीं होता, आप उसकी शादी मत करें। और ये लड़कों में प्रॉब्लम है बहुत मैं हमेशा वैसे बात पूछती हूँ, लोग पता नहीं नाराज़ भी हो जाए शायद मेरी ही जो कलीग्स हैं मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से, कि क्या मीडिया पे इस तरह के जो ड्रामाज होते हैं जिनमें यही प्रोजेक्शन दिखाई जा रही होती है कि एक लड़का है उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो प्यार कर रहा है तब वो फूल बरसा रहा है उसके ऊपर, और जब गुस्सा आ रहा है तो वो धक्के भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या वहाँ से भी ये चीज़ आ रही है लोगों के अंदर कि ये एक्सेप्टेबल है, और लड़की जो है वो उससे प्यार भी कर रही है, उसकी बीवी उसके साथ सही भी रह रही है, तो क्या वहाँ से भी आ रहा है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है? कहीं ना कहीं मीडिया ने ख़राब तो बहुत किया है लोगों की ज़िंदगियाँ स्पॉइल हो रही हैं, शादियाँ लेट हो रही हैं, या जो मसले मसाइल हैं मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन ये है कि जो लड़के इस तरह एग्रेसिवनेस होते हैं, मार पीट कर ली, सब कुछ कर लिया, बाद में गिफ्ट दे दिया, घुमा दिया, ये कर दिया, ये इसका हल नहीं है। क्योंकि देखें एक अपना खून होता है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, आप कुछ भी कर लें वो एक हो जाते हैं बाद में। जबकि हस्बैंड वाइफ या कोई और आपका जब रिश्ता होता है, इसके साथ ऐसी चीज़ें तो वो बात आपके दिल में रह जाती है। मजबूरी है, आप उस वक्त आप ठीक हो जाते हैं या चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे चल के तकलीफ़ देती हैं और ये असर रहता है इन चीज़ों का। ठीक है आपा, एक और चीज़ जो मर्दों के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी वो ये है कि जब शादी होती है तब तो बहुत सब्ज़ बाग नज़र आ रहे होते हैं, हर किसी को, लड़की को भी ऑब्वियसली आ रहे होते हैं, लड़के को भी आ रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो घर में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और
वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस तरह से नहीं निभा रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि उनके दोस्तों के साथ जो उनकी लाइफ पहले थी, लेट घर आना, वापस दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलना, वो चाह रहे होते हैं वो उसी अपनी लाइफ में वापस चले जाए। हालांकि लड़की जो है वो अपनी सारी एक तरह से ज़िंदगी को छोड़ के आपके घर आई हुई होती है, वो चाह रही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम गुजारें, तो वहाँ पर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? कॉलर लेते हैं। सबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबा क्या समझती हो शादी के बारे में? जी मैं शादी के बारे में तो कुछ नहीं सोचती, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी जो आप सोशल मीडिया पे जा सकती हैं। जी बताएं, सोशल मीडिया पे क्या करना है? हेलो, मेरे ख्याल से कॉल कट गई उनकी। अच्छा, आपा मैंने आपसे पूछा था कि बड़ा वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है क्योंकि लड़के अपनी वही लाइफ दोबारा से जीना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए शादी के शुरू में तो जाहिर है वो नए नए शौक होते हैं, नया आपने हनीमून पीरियड टाइम होता है। उसके बाद ये होता है कि लड़कियों का भी कुछ इसमें मैं कहूँगी कि रोल ऐसा है कि जिसकी वजह से खामद पीछे हट जाते हैं या उनका वो इंटरेस्ट नहीं रहता। लड़कियां ख़वातीन शादी के शुरू में तो बड़ा बन ठन के अच्छा वो रहती हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि मतलब उससे लहसुन अदरक की स्मेल आ रही होती है, मतलब खामद घर आता है तो आप वो सर बांध के और अजीब से बच्चों के साथ लगी हुई हैं। देखें, आप पहले बीवी हैं फिर अब माँ हैं, मतलब आपके खामद ने आना है, उससे पहले आपको अपना घर ठीक रखना है, खाना रेडी रखना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, बच्चों को आपने होमवर्क कराया हो, बच्चों को आपने खाना खिलाया हो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हस्बैंड आए तो आप उसको टाइम दें, जबकि बिल्कुल जब अपोजिट होता है तो हस्बैंड फिर देखता है कि ना मुझे बीवी टाइम दे रही है, ना बीवी की वो लुक्स रही हैं, ना वो उस तरह का माहौल रहा है, तो वो अल्टीमेटली बाहर जब वो बनी सवरी ख़वातीन को देखता है या अपनी कोलीग्स को देखता है तो ज़ाहिर है उसकी अट्रैक्शन घर में कम हो जाती है। आपा लेकिन देखिए इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि वो आप ही का घर संभाल रही हैं, आप ही के बच्चे संभाल, दूसरा ये कि अगर आपको बनी ठनी बीवी चाहिए तो फिर आप उसको मेड्स रख दें। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, हेल्प हाउस आप दें, ये आपका काम है। हस्बैंड को चाहिए लेकिन कि नहीं दे रहे ना आपा, मर्द नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ये मैं हमारी अम्मियों ने भी किया था तो आप भी कर ले, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? नहीं, ये आजकल वो नहीं बात है। आजकल लड़कियां नहीं संभाल सकती क्योंकि पहले ज़माने में बच्चियों की उस तरह की एजुकेशन नहीं थी, वो घर में खाना भी पकाना, सिलाई भी करना, बाहर की भी एक्टिविटी सारी कर लेती थी। लेकिन आज लड़की सिर्फ बाहर का काम कर सकती है, घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेती और वो मुश्किल से संभाल पाती है। इसलिए ये है कि हेल्प हाउस प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करके आ रहे हैं तो मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें, एक किचन को देख ले, एक बच्चों को देख ले, कुछ इस तरह कर ले, ये शेयर करनी चाहिए अगर आप हेल्प हाउस नहीं अफोर्ड कर सकते तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो आपा का जो नंबर है वो भी नीचे चल रहा है हमारी स्क्रीन पे, आप लोग अगर आपा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और तमाम तर मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब वो खुद देती हैं। सारी कॉल्स सारे मैसेजेस वो खुद ज़रूर एक दफ़ा पढ़ती हैं, उसके बाद उनकी टीम के पास जो भी चीज़ वो रेफ़र करना चाहें वो करती हैं। बट पहला जो आपका इंटरेक्शन होगा वो उन्हीं के साथ होगा ताकि वो आपको असेस भी कर लें, आपकी चीज़ों को देख भी लें। तो ये मत समझिएगा कि उनकी टीम के पास चला जाएगा तो उनकी नज़र से ही नहीं गुजरेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हर चीज़ उन तक पहुँचती है, वो खुद सबसे पहले हर चीज़ को देखती हैं। उनके नंबर्स चल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपा जो आपने बात की कि खुद भी साथ देना चाहिए, हम देखते हैं कि लड़कों की ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह की हुई होती है कि आपने बस बेटे बैठे रहना है, आपके सामने रोटी भी आएगी, फुल्का भी आएगा, सालन भी गर्म हुआ हुआ होगा, पानी भी पड़ा हुआ होगा, हर चीज़ होगी। और फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो शादी के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बीवी बाहर का काम भी कर रही है, घर का भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, तो चलो हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वही फिर बात आ जाती है वो सिमाव वाली के ताने भी मिलना जी, वो बीवी के नीचे लग गया यार, वो रद बुरीद हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। बिल्कुल, तो ये भी होता है। तो इसके लिए तो आपा फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपने चाय पी है, अपना कप खुद रखें, अगर आपको अपनी प्लेट धोनी पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं है, अपने कपड़े अगर आप वापस हैंग कर दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, काम बिखेरे मत। आप हेल्प भी कर सकते तो उसके लिए काम बढ़ाएं भी मत। ये हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी ये सुन्नत है अपनी बीवी के साथ काम करना, उनका हाथ बटाना, बल्कि बहुत सारे काम वो उनको करके देते थे जो उन्हें करने नहीं आते थे। ये हमारी एक सोच बन गई है अब इस किस्म की कि हम लोग जो है इनको गलत चीज़ों से एसोसिएट कर देते हैं कि आप जो है वो गलत जो है वो कर रहे हैं, हालांकि वो लड़के जो हैं बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं कही, ये हमारे प्रोड्यूसर ने कही है, इम्तियाज़ ने। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं
हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी आपा से जो मेरे ख्याल से उनको भी रिकॉर्ड करके कहीं चलाना चाहिए, इतनी अच्छी बातें जो है वो आपा कर रही हैं। लेकिन आपा एक चीज़ होती है, जब आप रिश्ता करा देते हैं ना लड़का लड़की का, तो फिर एक वो नया फेज़ उनका शुरू हो जाता है। फ़ोन पे बातें हो रही हैं लंबी लंबी, जी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कंपैटिबिलिटी जो है वो बन रही है, आपस में एक दूसरे की पसंद नापसंद इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें ख़राबी का बायस भी बनती हैं, क्योंकि काम की बातें तो आप उसमें से चंद ही कर रहे हैं, या एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, सारी जो बेकार की डिस्कशंस हैं वो हुई पे हुए जा रही हैं। जी ये कपड़े कहाँ से लेने हैं, मुझे ये रंग पसंद है, ये सारी चीज़ें। उस वक्त क्या चीज़ें आप समझती हैं कि लड़का लड़की को अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि हमारा आगे आने वाले साल किस तरह के गुजरेंगे? ऐसा है कि बिल्कुल बच्चों का इख्तियार है और उनका राइट बनता है कि शादी से पहले वो एक दूसरे से बात भी करें, बल्कि इवन के मिलें भी, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को जज करें। लेकिन आपस में मिल के बात करके ये नहीं कि अपने हनीमून कहाँ करना है, आपको फूल कौन सा पसंद है, आपको मूवी कौन सी पसंद थी, आपको स्टार कौन से पसंद है, ये बातें बिल्कुल नहीं करनी। इन बातों में कोई वो जान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनसे डिस्कस करें, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करें कि मैं भी जॉब करूँगी, मेरे क्या वर्किंग आवर्स होंगे, मैं आऊँगी घर तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरी इनकम होगी तो मैंने उसको कहाँ स्पेंड करना है, आपकी इनकम होगी तो वो कहाँ स्पेंड होगी। आप नाराज़ हो गए या कोई मसले में फंस गए तो मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे? आप ये देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपने आगे कैसे चलना है, आगे आपने प्लानिंग कैसे करना है कि आपने मेरे माँ बाप के साथ कैसे रहना है और मैं आपके माँ बाप के साथ कैसे रहूँगी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि लड़के को हमेशा होता है कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त की जाए, मेरे माँ बाप को ऑनर दिया जाए, जबकि लड़की के वालिदैन को आप उस तरह ऑनर नहीं करते, ना उस तरह ट्रीट करते हैं। ये चीज़ें इक्वल स्टेटस पे होनी चाहिए और प्लान्स डिस्कस करने चाहिए।